करते हैं। तो हमारे पास बच्चे आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को बच्चे, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही है बच्चे हमारे पास। और इस असाइनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। हमारे पास ये टॉपिक फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। तो कौन सी थ्योरम? पैरेलल और आपके पास परपेंडिकुलर। फोर स्फीयर ईच ऑफ मास m। अब स्फीयर क्या है बच्चे? पॉइंट मास बॉडी है? नहीं, ये तो एक रिजिड बॉडी है। इनका अपनी अपनी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर और ये चौथा स्फीयर आर प्लेस्ड विद द सेंटर ऑन द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड बी। ये स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास बी के बराबर है, ऐसे। ये हमारे पास बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, और इन सबका रेडियस आर के बराबर है, मास m। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर के कोई भी एक साइड ले लेता हूँ, देखना बच्चे, इस साइड के अबाउट रोटेट हो रही है। जब ये सिस्टम इस साइड के अबाउट रोटेट होगा तो ये मास भी रोटेट होगा 2/5 mr²। ये भी रोटेट होगा 2/5 mr²। हमारे पास ये वाला मास बड़े सर्कल में रोटेट होगा। तो अगर ये बड़े सर्कल में रोटेट होगा और क्योंकि रिजिड बॉडी है तो ये अपने सेंटर ऑफ मास से पैरेलल वाली लाइन के अक्रॉस रोटेट हो रही है। तो इन दोनों पे आपके पास कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो 2/5 mr²। दूसरा बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ कितना आ जाएगा? 2/5 mr²। ये हो गया। अगर मैं इस बॉडी का देखता हूं तो हमारे पास 2/5 mr², ये तो होगा ही होगा। और क्योंकि ये बॉडी इस एक्सिस पे नहीं, इस बड़ी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, तो प्लस ऑफ, ध्यान से समझना, 2/5 mr² पैरेलल एक्सिस से mb का स्क्वायर। दूसरी बॉडी के लिए भी 2/5 mr² प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर mb का स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। तो मेरे पास यहाँ पर 8/5 ऑफ mr² प्लस ऑफ mb का स्क्वायर प्लस mb का स्क्वायर, तो 2mb का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही बच्चे तो ये सेम क्वेश्चन, स्कूल की तो मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि स्कूल के अंदर इस चैप्टर में से टीचर बहुत कम पूछता है बच्चे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे किसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। जगजोत बेटा, आप जो है ना IOQB का पेपर भर दो बच्चे, ठीक है? ये पेपर आप भर दीजिए IOQB का। एक बच्चे वेबसाइट आप देखिएगा IAPT की, ठीक है बच्चे? और उसके आप भर दीजिए बच्चे। आप बायोलॉजी का तो भर दो कम से कम, ठीक है? ताकि देखो, बायोलॉजी का मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ तो बायोलॉजी के अंदर आगे चल के आपका स्कोर 180 का बच्चे जगजोत पेपर आता है बायो का, और जो टॉपर होता है बच्चे वो उसके 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत होते हैं बायो के अंदर, मैक्सिमम उसके सही होते हैं, ठीक? तो बायो पे बच्चे आपको थोड़ा सा, देखो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, गलत गाइड नहीं करता हूँ। इसका पेपर एक बार भर देना, अभी डेट है, अभी 1-2 दिन बचे हुए हैं, और अगर आप इसको भर देते हो आपका सेंटर भी बच्चा आपके आसपास ही आ जाएगा। ये भर दो बच्चे, पेपर भर देने चाहिए जगजोत, क्योंकि पेपर भरने से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। चाहे आप अच्छा किया बुरा किया, लेकिन पेपर तो दिया, पॉइंट ये। सेकंड क्वेश्चन सर। बोलो बोलो। सर वो वाला एक बस दोबारा समझा दो सर। क्या बेटा? सर वो हमने उसमें मतलब 2/5 mr² प्लस b² वो ऐसे की मतलब क्यों किया? क्योंकि हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पर, और ये वाला जो मास है दिखाई दे रहा है, ये मास बच्चे इस एक्सिस से b डिस्टेंस पे जाकर बच्चे रोटेट हो रहा है। और क्योंकि ये पॉइंट मास बॉडी नहीं है, ये एक रिजिड बॉडी है, स्फीयर है, तो स्फीयर जब भी किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट गोल घूमती है जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं हो रही है, तो बच्चे वहां पर तो फिर बच्चे आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही हो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही हो? पहले तो श्योर ही ये बता बच्चे मुझे।
बता शाबाश। ये अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है कि उसके बाहर जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट हो रही फिर उसके है? बाहर वाले से। तो फिर बच्चे जब कोई एक्सिस उसकी बॉडी में से पास नहीं हो रही है, बाहर चल रही है, और वो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर रिजिड बॉडी के लिए तो फिर आपको कौन सी थ्योरम, स्फीयर कैसी बॉडी है? पैरेलल थ्योरम। ये 1D है, 2D है या 3D है? तो 3D है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। और बच्चे mb का स्क्वायर, तो इस वजह से ऐसे किया। जी आकाश बोलो बच्चे, बोलो आकाश। सर सर अगर हम अलग अलग एग्जाम भरेंगे जैसे तो सर उसका एक ही दिन होगा एग्जाम या फिर अलग अलग दिन होगा? हाँ, ये बच्चे कई केसेस में वो अपने आप हो जाता है बच्चे, वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, वो मतलब कि अलग अलग दिन भी हो जाता है। और कई ऐसे जैसे केमिस्ट्री का हो गया, अक्सर ये एग्जाम 2 दिन होते हैं बच्चे, 2 दिन चलते हैं, है ना। तो कई बार होता है बच्चे, अब जिसका बायो है वो तो मैथ्स मैथ्स नहीं भरेगा, जिसका मैथ्स है वो बायो नहीं भरेगा, तो अपने आप हो जाता है बच्चे। लेकिन कई केसेस में एग्जाम एक दिन के अंदर भी हो जाते हैं, एटलीस्ट 2 एग्जाम तो एक दिन हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। भर यस दे सर। बस, अब आंख बंद करके भर दे, तो क्रंच सब हो जाएगा आकाश, कुछ नहीं होने वाला। अगर 2 दिन भी तुझे एग्जामिनेशन सेंटर के पास टेंट लगाकर बैठना पड़े तो ये मान ले तपस्या है तेरी, मगर तेरी ये मेडिटेशन है बच्चे, ये तेरी तपस्या है, ये तेरा हार्ड वर्क है। कई बार भगवान इससे भी खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सर रेडियस, हाँ बोलो इन बोलो। कंपटीशन पेपर्स का सर मतलब हमें वो मिल जाती है मतलब एक होता है ना एक, जैसे 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 अगर कोई जैसे एनसीईआरटी है, अगर जब वो अपना बोर्ड का पेपर पहले निकालने से पहले एक थोड़ा सा पेपर की झलक तो दिखाती है ना सर, कि हाँ जी, ऐसा पेपर आएगा, सैंपल पेपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका कोई ऐसा सैंपल पेपर होता है सच? बेटा अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। सर इनके पैटर्न्स तो नहीं चेंज होते लगातार? नहीं नहीं, इसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टाइम लिमिट बहुत खतरनाक होती है, इसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट काफी खतरनाक होती है, और 90 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं हर सब्जेक्ट के, मतलब कि आपके कितने टाइम लिमिट है? नहीं देख जगजोत, अगर तू ये बोले कि इसमें मिक्स लेवल होता है लड़के, इसमें टाइम लिमिट है। देख मैंने वर्ड ये नहीं, लेवल नहीं बोला, मैंने बोला टाइम लिमिट है। क्या वो 90 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में कर पाओगे? क्या वो 90 क्वेश्चंस आप उतने टाइम में कर पाओगे? क्योंकि और क्वेश्चन फिर मतलब कि ऐसा, एक क्वेश्चन इस टॉपिक का, एक क्वेश्चन उस टॉपिक का, बच्चा बोलता है यार पहले का तो फॉर्मूला याद नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे टाइम लिमिट है कि आप कितने टाइम लिमिट के अंदर कितने क्वेश्चन कर सकते हो, पॉइंट ये बच्चे। रेडियस ऑफ गायरेशन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन रॉड ऑफ द लेंथ एल अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द एंडिस, ये हम पिछली बार भी कर चुके थे, पिछली क्लास में भी किया था। थर्ड ऑप्शन आ जाएगी एल डिवाइडेड बाई 2√3, जिसने पिछली क्लास नहीं लगाई। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एंड पॉइंट के अबाउट है, तो ml²/3, और एंड है ना आपके पास, मेरे को लगता है कि एंड है तो √3 आएगा, आई एम सॉरी, ये m से m कैंसिल है, तो l डिवाइडेड बाई √3, आई एम सॉरी, नॉट बच्चे आपके पास ये वाला, ये l/√3, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये बच्चे आपके पास l/√3। 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, two identical rings, each of mass m and radius are arranged as shown in the figure. The moment of inertia about y dash। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर कोई रिंग ऐसे तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है? mr²। अगर हमारे पास कोई रिंग ऐसे है तो डायमीटर के अलोंग पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो आंसर होता है mr²/2। इस वजह से जब ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, एक के लिए ये वाली एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है, दूसरे के अलोंग डायमीटर है, तो एक के लिए mr² और दूसरे के लिए बच्चे आपके पास mr²/2। तो बताओ आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 3/2 mr²। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 mr²। तो 3/2 mr²। जी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी बच्चे सर का एक कोई मिनट बोल सर, बच्चे। एक मिनट सर, ये दोबारा बता दो सर, ये ना बार बार कुछ मैसेज आई जा रहे हैं बार बार, तो सारी आवाज कट रही है। हमारे पास अगर कोई रिंग ऐसे रखी हुई है और दूसरी रिंग बच्चे हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल रखी हुई है ऐसे, और टीचर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करने को बोल रहे हैं,
ये एक्सिस एक रिंग के डायमीटर के अलोंग है और दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर है। तो जिस रिंग के परपेंडिकुलर है उस रिंग के लिए इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²। और जिस रिंग के लिए ये एक्सिस उसके डायमीटर के अलोंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/2। इनको ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, 3/2 mr²। बस इतनी सी बात। आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में। चलिए अब बच्चा हमारे पास ये चीज आ गई। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, फोकस करते हैं। अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू द सर्कुलर लूप विद द सेंटर, आपके पास विद द सेंटर O एज शोन। द मोमेंट ऑफ इनर्शियल लूप, लूप का मतलब होता है रिंग, अबाउट द एक्सेस XX डैश। यहाँ पर बेसिकली टीचर जो हमारे पास है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो टीचर है हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन को आपके पास डेंसिटी की टर्म में लेके जाना चाहता है, बेसिकली डेंसिटी। अब हम इसके अंदर से इसको समझने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो रिंग, हमारे पास किसी भी रिंग का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैंने बताया कितने के बराबर होता है, mr²/2 डायमीटर के अलोंग। और इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो मेरे पास आ जाएगा mr²/2 प्लस ऑफ mr²। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2 ऑफ mr²। लेकिन टीचर बोलता है कि मुझे अब मास, डेंसिटी और लेंथ की टर्म में देना। इस लूप के लिए L लेंथ की वायर को यूज किया गया और इस लूप का रेडियस r के बराबर है। तो पहले कोई बच्चा मुझे बताए, अगर इस लूप के अंदर L लेंथ की वायर को यूज किया गया, ये L लेंथ की वायर है, तो बताओ 2πr इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बता दो बच्चे, L। L। आया ना बच्चे, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ये बच्चा हमको पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि 2πrl इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास L है। चलो ये बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब बच्चे R इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चे, L अपॉन आपके पास 2π। एक तो ये बात समझ में आ गई। मास, अब बच्चे मास को अब हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू आपके पास वॉल्यूम। अब हम इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन और चेक कर लेते हैं। हमारे पास और क्या क्या दे रखा है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास दे रखा है द वायर ऑफ लेंथ और यूनिफॉर्म डेंसिटी विद द सेंटर ओ द मोमेंट, और कुछ नहीं दे रखा। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, सारी चीजें बच्चा हमारे पास अब इसी से हमको निकाल कर देखनी पड़ेगी कि कैसे हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर L/π, तो एक तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3/2। अब जो वायर होती है बेसिकली बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर वायर के मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाइड बाई r²। तो r² की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, L² अपॉन 2π का स्क्वायर, यानी कि 4π का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। तो 3 डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बच्चा हमारे पास डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई L³ और डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आपके पास L²। तो आपके पास वॉल्यूम इंटू L² और नीचे बच्चा हमारे पास π²। तो 3 आपके पास यहाँ पर 8 रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ सकता है आपके पास, क्योंकि इसने हमारे पास रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखा है आपके पास। और 3/8 तो बच्चा हमारे पास एक ऑप्शन में, मेरे को लगता है कि ये इसके वॉल्यूम को आपके पास ऐसे मान के चल रहा है कि ये हमारे पास जो वॉल्यूम है इस वायर का एक सिलेंडर की तरह होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास कितना होता है, 2πr इंटू आपके पास यहाँ पर L के बराबर, नहीं πr² इंटू L, आई एम सॉरी,
पाई आर स्क्वेयर इंटू एल, जहां पर ये मेरे पास एक आर के बराबर है, ये हमारे पास यहाँ पर आर के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3/8 इंटू डेंसिटी रो, और आपके पास पाई इंटू आर स्क्वेयर, ये इसको नेग्लिजिबल मान के चल रहा है इस एरिया को। तो एक लेंथ आ गई यहाँ पर इसके एरिया इंटू वॉल्यूम, और नीचे एक और एल स्क्वेयर गिवन है, और आपके पास नीचे पाई का स्क्वेयर है। हालांकि ये थोड़ी सी गलती कर गया बच्चे इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में। 3/8 रो इंटू एल क्यूब आपके पास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर पाई स्क्वेयर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बच्चे ये डायमेंशनली तो मास के बराबर हो ही नहीं पा रहा, ये डायमेंशनली बच्चे हमारे पास मास के बराबर हो नहीं पा रहा। जरा चेक करते हैं बच्चे कि ये ऑप्शन फोर्थ बोल रहा है या क्या बोल रहा है बच्चे। तो ये फोर्थ की ऑप्शन फोर्थ ही बोल रहा है, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना बच्चे, इस वीडियो को एक बारी देख लेना और मेरे पॉइंट्स को बच्चे एक बारी फिर समझ लेना। मेरा कंसर्न ये है इसके अंदर एक फैक्टर और होना चाहिए बच्चे, रेडियस ऑफ वायर का, ठीक है, क्योंकि तभी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बन पाएगी। ये डायमेंशनली बच्चे हमारे पास यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो आ गई, तो देखने से आ गई, लेकिन बच्चे आपके पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। Next one. ABCD is a square plate with the center O. The moment of inertia of the plate about the axis perpendicular to the O is I about the axis 1, 2, 3, 4. ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और 4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्स, अच्छा परपेंडिकुलर एक्सिस है भाई, परपेंडिकुलर भाई, ये ऐसे है भाई, सब देखो, ये जो एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, वो ये, और ये हमारे पास किसके बराबर है, आई। और ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके बराबर है, एक बच्चे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भाई साहब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वाली बच्चे हमारे पास ये I1 है, 2 वाली बच्चे मेरे पास I2 है, और ये 3 वाली I3 है। ये बेसिकली पता है क्या बोल रहा है बच्चे हमारे पास, ये बेसिकली आई थिंक सो जो ये मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चे, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह की कोई एप्लीकेशन वगैरह निकालने को बोल रहा है कि पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर, क्योंकि बॉडी के परपेंडिकुलर है ना आपके पास। फिर मैं डायग्राम देख, थोड़ा सा मैं डायग्राम बच्चे करेक्ट करके बना रहा हूँ। ये एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये मेरे पास यहाँ पर I1 है, ये जो एक एक्सिस है ये वाली, ये हमारे पास यहाँ पर I4 है भाई साहब, एक पॉइंट है ना, ये I4 है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर I3 है, और ये बच्चा हमारे पास I2। खतरनाक भाई खतरनाक, आप ध्यान से समझना, फोकस करें। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, I इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I3 के बराबर, यहाँ पर I इज इक्वल टू I2 प्लस ऑफ बच्चे आपके पास I4 के बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के सम के बराबर होगा। ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में भी होंगे। वहां पर I2 होगा ना सर? क्या बेटा? सर वहां पर I2 होगा ना I1 के नीचे? I1 के नीचे मतलब बच्चे? सर I1 के नीचे आपने I4 लिखा है और आपने वहां नीचे भी I4 लिखा है। कहाँ पर I4 लिखा है बच्चे? सर जहाँ पर आपने अच्छा, I3 लिखा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं आप, है ना, ये बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक चीज देखो, कौन कौन सी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, एक बच्चे फोर्थ वाली एक्सिस और 2 वाली आपस में परपेंडिकुलर है, इस वजह से I2 प्लस I4 I के बराबर है बच्चे, और फिर 1 और 3 आपस में परपेंडिकुलर है, तो I1 प्लस I3 भी किसके बराबर है बच्चे, I के बराबर है। ये दोनों स्टेटमेंट बच्चे हमारे पास करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, तो ये बच्चे हमारे पास पहली ऑप्शन क्या बोलता है, I2 इज इक्वल टू I3, दूसरी ऑप्शन 2I इज इक्वल टू I1 प्लस I4, I इज इक्वल टू I2 प्लस I4, ये तो देखते ही करेक्ट होगी।
I1 इज इक्वल टू I3, ये कर सकते हैं। देखिए I1 I2 के बराबर, I3 I4 के बराबर मानी जा सकती है, ये बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों सेम रिजल्ट दे रही। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 और 4 भी सही है, लेकिन सेकंड बच्चे कोई लॉजिक नहीं बनता है कि I1 प्लस I4 तो वैसे भी ऐड नहीं हो सकते बच्चे, ये नहीं ऐड हो सकते बच्चे हमारे पास। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आपके पास सेकंड वन। नेक्स्ट वन, a rigid body can be hinged about any point on the x-axis. When it is hinged such that the hinge is at x, the moment of inertia is given by I is equal to 2x square minus of 12x plus of 27। ये बच्चा हमारे पास इसका क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मुझे यहाँ पर अब क्या बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ की तरफ को होगा, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। यानी कि हमें यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कि आपके पास कहाँ की तरफ को होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बच्चे हमारे पास क्या चीज होती है, बताओ शाबाश। सेंटर ऑफ मास बच्चे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा मास जो है बच्चे एग्जिस्ट करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 27। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम हिंज कर रहे हैं बच्चे। हमारे पास सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर आप किसी बॉडी को हिंज कर देते हो, सेंटर ऑफ मास को बच्चे अगर आप कहीं पर हिंज कर देते हो, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी रोटेट ही नहीं करती। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है। 6, याद रखना बच्चे, हमारे पास अगर टीचर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक्स एक्सिस पे इसको हिंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐसा दिया जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप इसको इक्वल टू क्या कर दो बच्चे, 0 कर दीजिए। आप इसको इक्वल टू बच्चे क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो अपने आप बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसकी वैल्यू मतलब सर एक्स मतलब एक्स एक्सिस ना, मतलब देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी है, इट इज हिंज्ड अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हिंज्ड का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को यहाँ पर बच्चे आपने इसको कहीं पर भी पेच लगा दिया। हिंज्ड का मतलब देखो, जैसे आप अगर यहाँ पर बच्चे मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट को समझिए, ये बच्चे मैंने इस मार्कर को इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, तो ये रोटेट हो गया। मेरी बात समझिए, मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, हिंज कर दिया, हिंज पकड़कर इसको हिंज कर दिया, तो ये पॉइंट बच्चे हमारे पास इसके अबाउट रोटेट हो जाता है। मेरे पास ये एक किताब या कॉपी है, इस कॉपी को जब मैं पलटता हूं तो पलट जाती है। ये जो पॉइंट है ये हिंज पॉइंट। अगर बच्चा हमारे पास कोई भी एक केस आपके पास देखा जाए, जैसे ये दरवाजा बच्चा हमारे पास रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको एक पॉइंट पर हिंज कर दिया गया। आपके घर पे जो पंखा है बच्चे, वो पंखे को आप कहाँ पर हिंज करते हो, उसके सेंटर पे हिंज करते हो। आ रही है बात, हिंज समझ में आ रहा है आपको क्या चीज है? यस सर। हिंज मतलब उसको वहां पर होल्ड कर दिया। और जहां पर जी शौर्य सर ऐसा ऐसे भी कह सकते हैं ना सर कि एक्सेस, जहां पर एक्सेस ऑफ रोटेशन जिस लाइन में हो रही है उसको हम हिंज कहते हैं। तभी तो वहां पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठे हुए हो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या होता है, 0 होता है। तो तभी तो बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन आ पाएगा कि यहाँ पर टीचर बोल रहा है कि इसका x बता दो, तो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, मुझे लगता है कि हाँ शौर्य पूछो। सर मैं वही कह रहा था कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम अगर हिंज अगर पूछे तो मतलब हमें एक्सेस ऑफ पता है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है ये, तभी तो x की वैल्यू, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट पर 0 है बच्चे। अगर आप उस पॉइंट पर बैठ जाओगे, तो इसको अगर आप 0 कर देते हो बच्चे, तो आई थिंक सो बच्चे अगर आप इसको 0 कर दोगे तो आपके पास कोई ना कोई x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप में से हर बच्चा सॉल्व कर लोगे, सॉल्व, हाँ या ना? अब ये बात पता लगे कि इसको छोड़ दिया गया, सर ने बोल दिया, हमने कर दिया।
Which of the following graph represent relation between log of k and log of I, where k is the radius of gyration and I is the moment of। अब देखो बच्चे थोड़ा फोकस करें, हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर होता है, ये आपके पास आई और ये बच्चे हमारे पास है। अब देखो लॉग कैसे लिया जाता है, अगर हम देखें तो ये k इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई m की पावर बच्चे हमारे पास हाफ। तो लॉग बच्चे कैसे लिया जाता है, लॉग ऑफ बच्चे हमारे पास k, लॉग ऑफ बच्चे हमारे पास k इज इक्वल टू हाफ, ये बच्चे हमारे पास हाफ आ जाएगा। इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा i, ये आपके पास आ जाएगा हाफ इनटू log टू द बेस ऑफ e और यहाँ पर i डिवाइडेड बाई m। लॉग में जब दो चीजें आपके पास आती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं बच्चे, मल्टीप्लाई होती है कि डिवाइड होती है। नहीं तो एक और तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा हाफ वगैरह में, इससे आसान तरीका बताऊं, आप बच्चे पता है क्या Yes, कर sir. दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, है ना, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एम, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब लॉग लेके देखो, लॉग टू द बेस ऑफ आई इज इक्वल टू, दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, लॉग टू द बेस ऑफ m और प्लस ऑफ 2 इंटू, क्योंकि पावर नीचे आ जाती है, लॉग टू द बेस ऑफ e ऑफ k। अब बच्चा हमारे पास इसका ग्राफ बनाना, i वर्सेस किसका बच्चे, लॉग k का, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आपके पास mx प्लस ऑफ c, तो इसको अब हम रीअरेंज करके लिखेंगे, log टू द बेस ऑफ i इज इक्वल टू 2 log टू द बेस ऑफ e ऑफ k प्लस ऑफ log टू द बेस ऑफ e ऑफ m। तो ये y आ गया, ये बच्चा आपके पास mx आ गया, ये प्लस ऑफ c, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। लॉग के बच्चे हमारे पास, अब इसके एप्लीकेशन केमिस्ट्री में ज्यादा है फिजिक्स के मुकाबले, कि लॉग मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिकली ऐड होते हैं, लॉग में जो पावर होती है वो सामने आती है, डिवाइड वाली बच्चे सब्ट्रैक्ट होती है। आई थिंक सो ये आपको आती है या नहीं आती है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्या आती है बच्चे ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको, ये चीजें आपको पता है बच्चे, हाँ या ना बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में होता है ना सर, बोल बच्चे। सर मैं कह रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में होता है ना लॉगरिथमिक। जी बिल्कुल सही है बच्चे, चलिए। मेरे को सर प्रॉब्लम है लॉग में। अच्छा प्रॉब्लम है बच्चे, अच्छा तो Yes, sir. तो ऐसा तेरे को लॉग टेबल देखना आता है, पहले तो ये बता। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर लॉग टेबल के लिए हम कभी देख लेंगे बच्चे, ठीक है। अब ये इमीडिएट प्रॉमिस नहीं करूंगा मैं आपको, फिर मैं फंस जाता हूँ कि अरे मैं इमीडिएट प्रॉमिस करके मैं बड़ी जल्दी फंस जाता हूँ, तो मैं इमीडिएट नहीं, मैं तेरे को सोच समझ के बच्चे टाइम दूंगा। चलो ये भी बच्चे सॉल्व हो गया असाइनमेंट, अब आ जाओ नेक्स्ट असाइनमेंट में। अब नेक्स्ट असाइनमेंट बच्चे हमारे पास, ऐसी बच्चे असाइनमेंट सॉल्व होती है धीरे धीरे करके बच्चे, हमारे पास 4 होगी, 4 के बाद 6, और बच्चे पूरी असाइनमेंट हम सॉल्व कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, बोल बच्चे। सर पिछले क्वेश्चन में सर थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं आया? अच्छा देख लेते हैं बच्चे, सही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे अड़ना चाहिए। अब बच्चे ये थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं है, रीजन बच्चे हमारे पास थर्ड ऑप्शन कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चे, ओरिजिन से, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। और बच्चे हमारे पास इंटरसेप्ट 0 की इक्वेशन क्या होती है आकाश, ये तो तुझे मुझे बतानी यस पड़ेगी, सर। y इज इक्वल टू mx, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता। ओके ओके सर। अब तेरे को आई थिंक सो समझ में आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। जबकि यहाँ पर बच्चे log टू द बेस ऑफ e ऑफ i और बच्चे 2 इंटू log टू द बेस ऑफ k प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास वो जो मास m है बच्चे log टू द बेस ऑफ e ऑफ m, यस सर। यस इसकी वजह से बच्चे ये ओरिजिन से पास है, ये चीज ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। सो आगे बच्चे, अब हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स टॉर्क, व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज अ रेंच विद लॉन्ग आर्म, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कम फोर्स लग जाएगी। इज अ टॉर्क अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इफ इट इज अ वेक्टर व्हाट इज रूल टू डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल।
If a body is rotating, is it necessary being acted upon external torque? बिल्कुल बच्चे हमारे पास, बिल्कुल भाई, अगर लेकिन अगर ये पहले से रोटेट हो रही है और बच्चे आपके पास यहाँ पर इंटरनल फोर्सेज लग रही हैं, तब भी रोटेट हो सकती है, लेकिन पहले से। अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हो फिर तो बच्चे टॉर्क चाहिए। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम? दो, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसको बच्चे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है। क्या हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास कभी भी कोई क्वेश्चन को करना है जो स्कूल लेवल पे आता है, उसके लिए आपको बच्चे थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या? Which of the following statement is true? In pure translational motion at any instant of time, all the particles of the body have same velocity. In the rotation of rigid body about a fixed axis, its every particle moves in the circle which lies in the plane perpendicular to the axis and has the center on its axis. ठीक है, ये भी ठीक है बच्चे। A rigid body not fixed in some way can have either pure translational or combination. तो ये सारी चीजें रोटेशनल मोशन की क्या है बच्चे आपके पास? रिवीजन। क्या कहना चाहते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर क्या होता है? हर बॉडी v स्पीड से आगे की तरफ को चलती है। बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है। इन रोटेशन, जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो हर पार्टिकल किसके अंदर मूव करता है बच्चा? हमारे पास सर्कल के अंदर मूव करता है। बिल्कुल सही चीज है। A rigid body not fixed in some way can have either pure translation or combination of ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जिसको हम कौन सी मोशन बोलते हैं? शाबाश बताओ बच्चे। रोलिंग मोशन। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें अपने आप में सही है, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, और बच्चे हमारे पास सी भी सही है। ये आपके पास याद रखना, पूरी रोटेशनल मोशन की क्या है बच्चे आपके पास? रिवीजन। हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये आपको समझाता है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? लेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हमारे पास पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है हैविंग द पोजीशन वेक्टर r। लेट द टॉर्क बी द फोर्स एक्टिंग अबाउट द फोर्स ऑफ द ओरिजिन। ये देखो बच्चे, सपोज कि ये मेरे पास एक प्लेन है बच्चे, ये प्लेन है ऐसे करके। इस प्लेन के अंदर बच्चे ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे पास F फोर्स लग रही है, और हमारे पास इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर r के बराबर है। अब वो क्या बोल रहे हैं? जो टॉर्क होता है बच्चे वो हमारे पास कैसे दिया जाता है? r क्रॉस f, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो r क्रॉस f, तो अगर r क्रॉस f निकालते हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड। इसका इफेक्ट एंटी आपके पास क्लॉकवाइज है, इसका इफेक्ट बच्चे हमारे पास क्लॉकवाइज है, पर डायरेक्शन हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड। टॉर्क की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है। ये टॉर्क, फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि बच्चे इसकी डायरेक्शन आना और बच्चे इसका इफेक्ट दो अलग अलग चीजें। ये टॉर्क बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये टॉर्क का इफेक्ट है। लेकिन टॉर्क हमारे पास r क्रॉस f से, r यहाँ जा रहा है, f यहाँ पर है, क्रॉस किया तो अंगूठा नीचे। तो हमारे पास जो टॉर्क आता है ये परपेंडिकुलर टू आर भी है, और जो टॉर्क बच्चे हमारे पास आता है ये परपेंडिकुलर टू एफ भी है। ये दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के आपस में बच्चे डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जीरो। तो यहाँ पर वो यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है? बिल्कुल जीरो। और वाई? क्योंकि ये टॉर्क आर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स एफ, दोनों के बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे परपेंडिकुलर होते हैं। बस इतनी सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7, a force of this one acts on the particle whose position vector is this one, then what is the torque about the origin? अब ये क्वेश्चन बच्चे करने लायक तो नहीं है, पर मैं आपको हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे टॉर्क निकालना है तो बताओ क्या करोगे? I
और बच्चे ग्रेविटेशन के बच्चे क्वेश्चन करके सोना बच्चे, ठीक है, आसान है, मैंने जानबूझ के आपको सॉल्व के साथ अनसॉल्व दी ताकि बच्चे आप आराम से उसको कर पाए, इजी क्वेश्चन है। और बच्चे ऊपर x आ जाए, ऊपर आपके पास पोजीशन वेक्टर, तो x आपके x की जगह 1 -1 और 1, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 -1 और 1। इसके बाद नीचे बच्चे हमारे पास फोर्स 5 और ये 4 और ये -5। अब बच्चे आप शुरुआत का देखो, सभी फैक्टर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, किसी एक का कंपोनेंट निकाल के टिक मारो और आगे चलो। मैं चालाक बनने का तरीका बता रहा हूँ कैसे, जरा आई कैप निकाल कर बताओ कोई बच्चा, -5 -1 तो ये 5 आ जाएगा, और -4 तो बताओ आपके पास आई कैप के लिए कितना आ जाएगा बच्चे, आई कैप। आई कैप वाला इन चारों ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन है, 4 टिक लगाओ और आगे चलो, यही आंसर है। अगर आई कैप 2 जगह पे होता फिर तुम जे कैप पे जाते, जे कैप 2 जगह पे होता तो फिर तुम के कैप पे। मैं आपको बता रहा हूँ टॉपर ये काम करता है, टॉपर थोड़ी ना बच्चे ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं मैं तो पूरा आंसर निकालूंगा, मेरे को मेरा अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा, मैंने पूरा आंसर नहीं। आपको पता है आई कैप एक ही जगह पे आ रहा है तो काहे मत्था मारना भाई, निकालो और आगे चलो, ठीक है। मतलब कि कन्विंस हो ना कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो बच्चे चला यस सर। ये चालाकी यही है बच्चे, टॉपर ऐसे ही बनते हैं बच्चे। टॉपर बच्चे ज्यादा मेहनत के साथ साथ चालाक बच्चे भी जो है बच्चे वो टॉपर बनते हैं। चलो आगे, अब बच्चे आपको ज्यादा थोड़ा ना दिमाग लगाना है इसके अंदर से। अब आ गया 8th क्वेश्चन, जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करनी है, जहां मेहनत नहीं करनी वहां नहीं मत करो बच्चे। अब ये बच्चे हमारे पास इसके ऊपर टॉर्क है भाई, ये जो है अब हमारा दिमाग खाएगा क्वेश्चन। देखो भाई हमारे पास इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ये आ गया। और बच्चे अब इसके ऊपर ड्रॉ करनी है बच्चे फोर्सेस, धीरे धीरे करके करेंगे बच्चे, आप और मैंने मिलके ही करना बच्चे, ना तुम अकेले कर सकते हो ना मैं अकेले। सबसे पहले तो बच्चे 20 न्यूटन, क्योंकि मुझे सी के अबाउट निकालना है, 20 न्यूटन की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चे, 0। पता लग रहा है क्यों 0 होगा, शाबाश पहले यस तो सर। आपके पास 20 न्यूटन की भाई साहब जो फोर्स है वो बच्चे हमारे पास एग्जैक्टली सेंटर के सामने, तो इसकी वजह से बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो 20 न्यूटन की वजह से तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। अब बच्चे 10 न्यूटन, अब रहा बच्चे हमारे पास यहाँ पर कौन सा 10 न्यूटन, लो भी 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन यहाँ पर है। और सी पॉइंट से मैंने गलती से इसको वो लिख लिया, आप बच्चे इसको सी बोल सकते हो। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चे, 20 सेंटीमीटर, एंगल भी देखो 90 दे दिया, तो ये 20 सेंटीमीटर। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर फोर्स कितने की है, 10 है, तो निकल जाएगा टॉर्क। बताओ टॉर्क बच्चे 10 न्यूटन का क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर है तो नीचे 100, कितना आ जाएगा बच्चे, 2 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन, अब देख शौर्य, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, फोर्स यहाँ जा रही है आर क्रॉस एफ, बता क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर है ये मेरे पास एंटी क्लॉक। और देख ले बच्चे आर फोर्स जा रही है क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो ये फोर्स इधर जा रही है, आर यहाँ है, फोर्स यहाँ है, आर क्रॉस एफ। फिर बच्चे मेरे पास 40 न्यूटन की फोर्स है, अब ये 40 न्यूटन की फोर्स सरदर्द बनेगी, लेकिन देखो अभी मैं आपको कैसे बताता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास फोर्स बनी ये 30 डिग्री पे जा रही है, हाँ या ना बच्चे, यस सर। अब यहां से बच्चे इसके ऊपर मैंने क्या करना बच्चे, इसकी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दे। यानी कि बच्चे हमारे पास, ये ध्यान से देखना भाई, ये ध्यान से देखना, मेरी ड्राइंग भी बड़ी माशाअल्लाह इसलिए ध्यान से देखना। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गए, ये बच्चे आपके पास यहाँ पर 40 न्यूटन आ गए, चल भी साइड में हो, ये बच्चा आपके पास 40 न्यूटन आ गया, ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे, लाइन ऑफ एक्शन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई मुझे निकालना, और ये एंगल कितने के बराबर है, 30 डिग्री। ये बच्चे 20 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा आकाश, तो बता यस सर। परपेंडिकुलर कितने के बराबर बन जाएगा, 20 साइन ऑफ 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। और बच्चा हमारे पास अब जो टॉर्क निकालना है बच्चे 40 न्यूटन की वजह से, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 साइन 30, साइन 30 हाफ हो जाता है, तो ये 10 और सेंटीमीटर का 100,
तो बताओ बच्चे हमारे पास 4 न्यूटन मीटर। अब ये 4 न्यूटन मीटर कैसे चल रहा है भाई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर देखो बच्चे तो आर ऐसे जा रहा है, ये आर ऐसे जा रहा है, और फोर्स कहां पर है बच्चे, ऊपर जा रही है, आर क्रॉस एफ। यानी कि बच्चे फोकस करना, ये बच्चे हमारे पास आर ऊपर जा रहा है, ये आर है, फोर्स यहां जा रही है बच्चे, तो आर क्रॉस एफ ये बच्चे आपके पास है, ये आर क्रॉस एफ है, और इसकी डायरेक्शन अब आप बता दो बच्चे हमारे पास क्या आ गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब नेट टॉर्क निकालना बच्चे, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन कर लेता है, याद रखना उन बच्चों को ही मैं सक्सेसफुल, एक उन्हीं बच्चों को हम सक्सेसफुल की कैटेगरी में लेके आते हैं। आप खुद बच्चे, आपके आसपास कई ऐसे बच्चे होंगे, आप अगर उनसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हो, वो या तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या वो बोलते हैं हमारा एम ये नहीं है, या फिर वो बच्चे मजाक के अंदर इसको उड़ाकर चले जाते हैं। रीजन, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं। अगर आप उनको बोलते हो कि अब देखो ना, देखने में ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो पता है अच्छा इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाली, इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाली। तो नेट टॉर्क बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चे 2 एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, और 4 न्यूटन को बच्चे आप नेगेटिव लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। -2 का मतलब बच्चे आपके पास इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज, तो 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अरे क्या बताएं, ये सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन कितना मजेदार है। और देखो बच्चे, ये क्वेश्चन करते हुए हम ज्यादा अटेंटिव भी रहते हैं, मतलब कि हमें अच्छा लगता है कि यार मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, अब इसको हम यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ पार्टिकल ऑफ मास m। हमारे पास एक पार्टिकल है बच्चे जिसका मास आपके पास m है, प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u मेकिंग एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। The magnitude of the torque due to the weight of projectile when the projectile is at the maximum height। ये क्वेश्चन वैसे मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया हो, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हमारे को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के वेट की वजह से आपको बताना है, ये mg आपके पास फोर्स आ गई, और बच्चे हमारे पास ये यहाँ तक का बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज हाफ ऑफ द रेंज। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा दैट विल बी mg मल्टीप्लाइड बाई r/2। अब बच्चे हमारे पास mg और डिवाइडेड बाई 2, रेंज का फॉर्मूला u² साइन ऑफ 2 थीटा बच्चे 45, और डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास g से g कैंसिल, तो टॉर्क किसके बराबर, साइन 91 हो जाता है, तो mu² अपॉन 2। तो टॉर्क बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, mu²/2। कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता, और ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट है बच्चे, छुपाने नहीं है डाउट्स बच्चे, वो पूछते रहने साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अ यूनिफॉर्म रॉड इज कैपेबल। हमारे पास यहाँ पर अ यूनिफॉर्म रॉड जो है बच्चे ये कैपेबल है ऑफ रोटेटिंग। यूनिफॉर्म रॉड इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग in the vertical plane about the hinge at one end। अब समझ में आ रहा है बच्चे शौर्य, हिंज का मतलब क्या हो गया, ये एक वर्टिकल रॉड है और इसको मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया, मतलब इसको यहाँ पर पकड़कर मैंने ऐसे रख दिया, इसको हिंज कर दिया बच्चे। During the interval when it is released from horizontal position and passes through the vertical position, the torque of the weight about the hinges। मतलब कि बच्चे हमारे पास जब ये बच्चे आप यहाँ से इसको रिलीज करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये रॉड कैसे पहुंच जाएगी बच्चे आपके पास, वर्टिकल पोजीशन में, है ना बच्चे। यहाँ पर बच्चे mg की वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ को आए, और वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड पासेस थ्रू वर्टिकल पोजीशन। मतलब कि ये वर्टिकल पोजीशन को पास करके आपके पास कहाँ की तरफ को जा रही थी, आगे की तरफ। तो जो आपका टॉर्क है वेट की वजह से, देखिए वेट की वजह से क्या टॉर्क आ जाएगा, ये L/2। टॉर्क आपके पास वेट की वजह से क्या है बच्चे हमारे पास, mg × L/2। ये बच्चा हमारे पास L/2।
अब बताओ हमारे पास क्या, धीरे धीरे बच्चे जब ये बॉडी नीचे आती रहेगी, क्या ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपके पास सेम रहेगा कि डिफरेंट होने लग जाएगा? डिफरेंट, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आओगे, बताओ यहाँ पर वेट की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन पे? बताओ आप खुद, आपका जो है बच्चे, आपका mg अब बताओ कहाँ से पास होने लग जाएगा? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप वर्टिकल पोजीशन पे आओगे तो टॉर्क ड्यू टू वेट आपके पास क्या हो जाएगा? शाबाश बता दो। 0। इसका मतलब बच्चे वो एकदम से तो जीरो नहीं हुआ, आपका टॉर्क बच्चे धीरे धीरे कम होते होते बच्चे जीरो हो जाएगा, यानी कि उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बच्चे? चेंज हो। लेकिन टॉर्क बच्चे हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर है, आपके पास आर क्रॉस एफ कहीं पर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बोलो सर वो mg L/2 कैसे आया? बच्चे, क्योंकि हमारे पास ये रॉड की कोई ना कोई लेंथ होगी, और बच्चे इस रॉड का जो वेट होगा इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, तो हिंज से बच्चे इसकी दूरी कितने के बराबर हो जाएगी? शाबाश बता दो बच्चे, आए ना? ओके सर। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, तो ये जो टॉर्क है बच्चे इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इसके आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, बट बच्चे हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमारे पास इस केस के अंदर रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिल्कुल गलत, रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड चेंजेस डायरेक्शन गलत, क्योंकि मैग्नीट्यूड नॉन जीरो से जीरो हो रहा है। रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन बट चेंजेस इज मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही, चेंजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गलत, क्योंकि बच्चे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चे हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन, the center of mass of the uniform thin irregular piece of the cardboard hanging from the nail freely will be, मतलब कि आपके पास यहाँ पर अगर ये फ्रीली बच्चे हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहे हैं, आपके पास सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म है, थिन है, इरेगुलर पीस है कार्डबोर्ड, तो फ्रीली विल बी बच्चे अबव द नेल, मतलब कि आपके पास यहाँ पर अगर कोई चीज हैंग कर रही है बच्चे हमारे पास, तो मतलब कि आपके पास कोई भी चीज अगर हैंग कर रही है हमारे पास, तो हैंगिंग फ्रॉम द नेल फ्रीली का मतलब ये रोटेट कर सकती है, ये बच्चे रोटेट कर सकती है। कोई भी चीज बच्चे रोटेट तब कर पाएगी जब उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पर होगा? नीचे। देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये मेरे पास मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहाँ पर। अगर मैं इसको एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास से पकड़ता हूं तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अगर मैं इसको यहां से पकड़ता हूं तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर मैं इसको नीचे से पकड़कर छोड़ता हूं तो बताओ ये कहां की तरफ को आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो हमारे पास अगर कोई चीज फ्रीली मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है? नीचे की तरफ। तो ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए बच्चे, सो आज बच्चे हमने 2 असाइनमेंट और निपटा दिए हैं बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम की हम फिर बारी करेंगे, फिर हम बच्चे 2-3 असाइनमेंट्स और निपटा देंगे। इसको भी रिवाइज करो, ग्रेविटेशन को भी करो। जी आकाश बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। सर मैं कह रहा था कि हमने एचसी वर्मा भी सर सॉल्व करनी शुरू कर दिए थे सर, उसमें भी डाउट आ रहे हैं, तो उसकी भी सर डेडिकेटेड क्लास रख लेना एक। हाँ बच्चे रख दूंगा बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको खत्म करते फिर उसकी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तुम तैयार sir. है ना? बस कोई बात नहीं, चलो ओके बच्चे, बाय, टेक केयर। अभी सो जा, लेकिन पढ़ के सोना है कम से कम। आप 12:30 बजे, मतलब 1 घंटा और लगा लो, ग्रेविटेशन खत्म करके सोना बच्चे, फिर सुबह आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्वेश्चन